नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो यहाँ पे बिहार पुलिस का जो यहाँ पे सेट नंबर 5 जो कराया गया है, बहुत ही दिन के बाद कराया गया है, तो इसको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो आप बेहतर तरीके से आप लोग बिहार पुलिस की जो तैयारी है उसमें आप लोग लगे होंगे। तो इसी बीच में हम लोग आज यहाँ पे सेट नंबर 5 देखेंगे, जो कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह टेस्ट सीरीज है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे यह बिहार पुलिस का है और यह पेड क्लास का यहाँ पे जो पेड क्लास का इन्होंने जो लिया था ऑनलाइन टेस्ट, इसके ही माध्यम से ये करा रहे हैं वहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में। तो हम इसमें आज टेस्ट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्न है और इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे डिस्कशन के साथ हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस सेट का पहला प्रश्न। तो हम लोग इसे जूम कर लेते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से किस पुराण का संबंध जो है गुप्त वंश से था, यानी कौन सा जो पुराण है उसका संबंध है जो गुप्त वंश से था। तो जो वायु पुराण है इसका संबंध गुप्त वंश से है, वहीं पे जो मत्स्य पुराण है इसका संबंध जो है सातवाहन वंश से है, और वहीं पे जो यहाँ पे विष्णु पुराण है इसका संबंध जो है मौर्य वंश से है। मौर्य वंश से विष्णु पुराण का संबंध है, वायु पुराण का जो है गुप्त वंश से संबंध है, और मत्स्य पुराण का जो संबंध है वह सातवाहन वंश से है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे। जो सांख्य दर्शन है उसके जो प्रवर्तक है वो कौन थे, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपिल। कपिल मुनि ने शंख बजाया, गौतम मुनि ने न्याय किया यानी न्याय दर्शन गौतम मुनि, वहीं पे पतंजलि ने योग सिखाया यानी योग दर्शन के पतंजलि, और यहाँ पे चावर्क, तो जो चावर्क थे इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा कि चावर्क जो थे इन्होंने कौन सा यहाँ पे सिद्ध दर्शन दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत दिया गया है उसके बारे में बताना है। तो पहला है यहाँ पे कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न। जो कन्नड़ साहित्य है इसके जो त्रिरत्न है वो कौन कौन है, पंप पोन रत्न, जो कि यह क्या है, यह बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। दूसरा है तमिल साहित्य के त्रिरत्न। जो तमिल साहित्य था उसका जो त्रिरत्न था उसमें कौन कौन शामिल थे, तो उसमें कंबन था, ओटकुकन था, और यहाँ पे पुंगलेंदी था। यह तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। वहीं पे चोलकालीन जो सिक्के थे उनमें कलंजू चांदी के थे, जो कि यह बिल्कुल गलत है, कलंजू नहीं थे उस समय। और यहाँ पे अगला है कि चोल काल का सांस्कृतिक सार जो निचोड़ है वह नटराज प्रतिमा है, जो कि यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार यह हम लोग का कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे गलत है, और गलत का चयन करना था, तो इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है कि मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। तो मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल जो आक्रमण है यह किसके विरुद्ध हुआ था, तो यह जो हुआ था यहाँ पे मुल्तान के विरुद्ध इन्होंने किया था। और मोहम्मद गौरी ने जो है यहाँ पे तराइन का जो प्रथम युद्ध था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था 1191 में, इसको भी आप याद रखिएगा। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उनकी उसी स्थल पर ही मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला है 5 नंबर, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों में से कौन देवराय द्वितीय के समय आया था। तो जो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था इसमें जो है 5 जो यहाँ पे राजवंश हैं उन्होंने शासन किया था, और यहाँ पे जो देवराय द्वितीय हैं इनके शासनकाल में जो वहाँ पर आया था इटली का एक यात्री था जिसका नाम था निकोलो कांटी। यह जो था देवराय द्वितीय के काल में आया था। वहीं पे नूनीज और बारबोसा यह जो था किसके काल में आया था, तो यह दोनों यहाँ पे कृष्णदेव राय के कार्यकाल में यहाँ पे शासन काल में यह विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए थे। वहीं अगर हम अब्दुल रजाक की बात करें तो अब्दुल रजाक जो था यह किसके शासनकाल में आया था, तो आप लोग जरूर इसका कमेंट कीजिएगा कि अब्दुल रजाक जो थे यह किस विजयनगर शासक के यहाँ पे
शासनकाल के समय वह विजयनगर आए थे। आप लोग जरूर इस प्रश्न का कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रकार जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी जो है वह इटली का यात्री था, वह आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। तो जो 6 नंबर प्रश्न है, शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, उनके 8 जो मंत्री परिषद थी, उसमें जो विदेश मंत्री किसको कहा जाता था? तो जो विदेश मंत्री कहा जाता था उनके, तो यह हो जाएगा, इसका जो सुमंत नाम था उसे ही विदेश मंत्री कहा जाता था। वहीं पे जो यहाँ पे सर ए नौबत था, यह सेनापति हुआ करता था। और यहाँ पे जो चिटनीस है, यह जो है पत्राचार का यह यहाँ पे प्रमुख हुआ करता था। वहीं पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वाक्यान्विश जो था यह कौन सा काम करता था वहाँ पे शिवाजी के अष्टप्रधान में। आप लोग जरूर इसका कमेंट कीजिएगा, हम यहाँ पे देखेंगे। तो 7 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर है, किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? तो लहना किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम था? तो जो लहना था यह गुरु अंगद का था। गुरु अंगद का जो है नाम, प्रारंभिक जो नाम है वह लहना था। वहीं पे सिख धर्म की हम बात करें तो सिख धर्म के जो प्रथम गुरु हुए वह गुरु नानक हुए, उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। और सिख धर्म के जो 5वें गुरु हुए वह अर्जुन देव हुए, जिन्हें जहांगीर के द्वारा यहाँ पे मृत्यु दिया गया था। जहांगीर के द्वारा इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। और यहाँ पे सिख धर्म के जो 10वें गुरु और अंतिम गुरु हुए वह गुरु गोविंद सिंह थे। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया 8 नंबर कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो सुरक्षा जो प्रकोष्ठ जो नीति थी, यानी रिंग फेंस जो पॉलिसी है, इसका जो संबंध है यह किस गवर्नर जनरल से था? तो इसका जो संबंध था हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसका जो संबंध था वह वारेन हेस्टिंग से था। जो वारेन हेस्टिंग थे, यह बंगाल के प्रथम यहाँ पे गवर्नर जनरल बनाए गए थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और वहीं पे हम लोग अगर कर्नवालिस की बात करें तो कर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे 9 नंबर। निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित जो है चित्तर सिंह थे? जो चित्तर सिंह है, इनका जो संबंध है यह किस विद्रोह से था? तो जो चित्तर सिंह थे, इनका जो यहाँ पे संबंध था वह किस विद्रोह से था? तो इनका जो संबंध था यहाँ पे रामोसी विद्रोह से था। रामोसी विद्रोह से, इसको आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो अहोम यहाँ पे जो विद्रोह है यह किस राज्य में हुआ था? अहोम विद्रोह जो है यह किस राज्य में हुआ था? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं पे जो कोल विद्रोह है यह पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 10 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया? यानी किसके द्वारा 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह किया गया था। वहीं पे जो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक है, इनके जो यहाँ पे पत्रिका थी, इनका नाम क्या था? केसरी था। और एक मराठा था। मराठा जो था किस भाषा में था? तो जो मराठा था यह अंग्रेजी भाषा में था। वहीं पे जो केसरी था वह मराठी भाषा में था। जो यहाँ पे केसरी इनका पत्रिका था वह मराठी भाषा में था, इसको याद रखिएगा। और इनका जो यहाँ पे एक पत्रिका था जिसका नाम था मराठा, यह अंग्रेजी भाषा में था। वहीं पे श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने 1904 में लंदन में जो है किस संस्था की स्थापना किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की जो स्थापना है वह 1904 में लंदन में किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 11 नंबर है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित जो होम रूल लीग के सचिव कौन थे? यानी जो यहाँ पे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग चलाया गया था। वहीं पे यहाँ पे कहा जा रहा है प्रश्न में कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना किया गया था यहाँ पे बम्बई के क्षेत्र में, तो उसके जो सचिव थे वह किसे बनाया गया था? तो इसका हो जाएगा क्या? तो इसके जो सचिव थे NC कालेकर को बनाया गया था। NC कालेकर को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो 12 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किया था? तो बांटो और छोड़ो का जो नारा है मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किया था? तो यह जो किया था अपने कराची अधिवेशन में किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। तो 13 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो जो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न दिया गया है जिसे हम लोग देखते हैं। तो जो 13 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि कानून की आत्मा, जो यहाँ पे दिया गया है, एक सेकेंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो जो यहाँ पे दिया गया है 13 नंबर, इसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
तो जो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि कानून की आत्मा, यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है जिसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना किसने किया। तो जो कानून की आत्मा नामक एक यहाँ पे पुस्तक था, उसकी जो रचना है वह किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी जो रचना है यह यहाँ पे मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था। मॉन्टेग्यू के द्वारा इसकी रचना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 14 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि असत्य मिलान का चयन कीजिए। जो यहाँ पे असत्य है यानी कौन इसमें गलत मिलान है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे फ्रांसीसी जो समाजवाद है इसके जनक कौन थे। तो जो यहाँ पे फ्रांसीसी जो समाजवाद था इसका जो जनक था यहाँ पे सेंट साइमन थे, जो कि बिल्कुल सही है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व यानी फेबियन समाजवाद का जो यहाँ पे संस्थापक थे या जनक थे या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, जो कि बिल्कुल सही है। आदर्शवादी समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ पे जो आदर्शवादी जो समाजवाद है इसके जो यहाँ पे जनक हैं या रॉबर्ट ओवेन थे, जो कि बिल्कुल सही है। वहीं पे दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने, रूसो ने नहीं दिया था, यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा यह नारा दिया गया था। तो इस प्रकार इसका जो यहाँ पे गलत है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही इसमें गलत दिया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 15 नंबर, अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है। तो जो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है यह किस देश के साथ नहीं लगता है। तो यह जो है किस देश के साथ नहीं लगता है, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है यह बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है, जबकि यहाँ पे म्यांमार के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है और चीन के साथ लगता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। तो 16 नंबर प्रश्न हम लोग का दिया गया है कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है। तो जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपने यहाँ पे दक्षिण भारत में, जब हम पश्चिमी तट पर हम लोग देखेंगे पश्चिमी घाट पर, तो उसमें पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। और उसी में जो है सबसे जो उत्तर में स्थित है, पश्चिमी घाट के सबसे जो उत्तर में है उसमें जो है उसे उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। और उसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसे क्या कहते हैं। तो उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है उसको हम लोग कलसूबाई कहते हैं, कलसूबाई। वहीं पे हम अगर यहाँ पे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह कौन है, कुद्रेमुख है। और वहीं पे यहाँ पे जो अनाईमुड्डी है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड्डी है, जो अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पे नीलगिरी, तो नीलगिरी जो है यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल कहते हैं। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है कौन है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेता है, दोदा बेता। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि किस चैनल या जल अंतराल द्वारा मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है। यानी कौन सा यहाँ पे चैनल है जिसके द्वारा मालदीव और मिनिकॉय के बीच मिनिकॉय अलग होता है। तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे 8 डिग्री जो चैनल है यहाँ पे मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। वहीं पे अगर हम 9 डिग्री की बात करें तो जो 9 डिग्री चैनल है वह मिनिकॉय और कुन्ननोरे, जो यहाँ पे लक्षद्वीप का जो यहाँ पे कुन्ननोरे जो द्वीप है, कुन्ननोरे द्वीप और मिनिकॉय द्वीप दोनों के बीच यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है। वहीं पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जुआई, सुकरी और जोजारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। तो जो जुआई नदी है, सुकरी नदी है और जोजारी नदी है, यह जो है किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे जो यहाँ पे लूनी नदी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अदृश्य या छिपी हुई नदी, जो कि यहाँ पे कच्छ के रण में यह लुप्त हो जाती है, इसीलिए इसे छिपी हुई नदी कहते हैं। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वह जुआई है, सुकरी है और जोजारी है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पे जो यमुना नदी, तो यमुना नदी जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यमुना नदी को हम लोग यहाँ पे, यमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, जो यहाँ पे क्या है बाएं किनारे से नहीं मिलकर यह दाएं किनारे से मिलती है गंगा नदी में। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो यमुना कहा जाता है। वहीं पे गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झील
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है। तो कौन सा जो झील है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो इसका हम लोग देखेंगे तो कौन सा झील है वह, तो उस झील का नाम है क्या, तो जो यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच जो सीमा साझा करता है वह पुलिकट झील है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिकट झील। यहाँ पे वेम्बनाड झील जो है यह कहाँ है, तो जो वेम्बनाड झील है यह केरल में है। वहीं पे हुसैन सागर जो झील है यह आंध्र प्रदेश में है। और लोकटक झील है जो कि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह लोकटक झील है और यह मणिपुर में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हॉगेनकॉल, भाड़चुक्की और बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित हैं। तो जो हॉगेनकॉल और भाड़चुक्की और बालमुरी जो जलप्रपात है यह किस नदी पर है, तो यह जो है यहाँ पे कावेरी नदी पर स्थित है। यह जो है कावेरी नदी पर। वहीं पे यहाँ पे दूध सागर जो जलप्रपात है यह मांडवी नदी पर है गोवा में। वहीं पे यहाँ पे नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी पर जो है क्या है, तो यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे नर्मदा नदी पर। वहीं पे बराही नदी पर, तो यहाँ पे कौन सी है, तो यहाँ पे जो कुचिकल जलप्रपात है वह बराही नदी पर है। कुचिकल जो कि भारत का सबसे ऊंचा है जलप्रपात वह बराही नदी पर है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न की जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य कथन का चयन करें। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य कथन का चयन करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पहला इसमें दिया गया कि इसमें पोटास की बहुलता होती है जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है जो कि ये भी कथन इसमें सही है। यानी जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो यहाँ पे जीवाश्म है यानी ह्यूमस है इसकी कमी रहती है। वहीं पे पुराने खादर तथा नए को बांगर कहा जाता है जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे कथन जो है यह गलत दिया गया है। यहाँ पे जो पुराने को हम लोग बांगर कहते हैं और नई जो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका जो गलत दिया गया है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं चौथा है उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी है जो कि ये भी सही है। तो इस प्रकार जो इसका गलत कथन है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो जलोढ़ मिट्टी है वह भारत के जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर यानी 43.4% क्षेत्रफल पर सिर्फ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि असत्य कथन का मिलान कीजिए। असत्य कथन का मिलान करना है। अगला यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न की असत्य कथन का मिलान करना है। तो एक तरफ संस्थान दिया गया है और एक तरफ मुख्यालय है। तो एक तरफ जो है यहाँ पे पहला है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। तो जो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, तो इसका मुख्यालय अहमदाबाद में नहीं है, यह जो है नागपुर में है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, नागपुर में है। इसका आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें असत्य कथन का मिलान करना था तो यही यहाँ पे गलत है। अगला है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र। तो जो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है वो असम के जोरहट में है जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र। जो यहाँ पे राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र जो है यह कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है जो कि बिल्कुल सही है। चौथा यहाँ पे भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। तो जो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान है यह हैदराबाद में है जो कि बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो असत्य कथन यहाँ पे दिया गया था, असत्य मिलान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। तो हम लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो जो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि राजस्थान की देगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो जो राजस्थान में जो देगाना है यह किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो देगाना जो है यह किस खनिज पदार्थ के लिए है, तो यह जो देगाना है यहाँ पे टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 24 नंबर, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन है। सबसे ज़्यादा जहाँ नगरीय यहाँ पे जनसंख्या प्रतिशत है वह कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कौन सा राज्य है वो, तो वो हो जाएगा यहाँ पे गोवा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। यानी कौन सी जो एक परियोजना है वह महाराष्ट्र की परियोजना नहीं है। इसमें देखेंगे जो भीमा परियोजना है यह महाराष्ट्र की है। अगला है यहाँ पे बारगी परियोजना भी महाराष्ट्र से संबंधित है। और यहाँ पे जो जायकावाड़ी जो परियोजना है
जो जायका वाली परियोजना है यह कहाँ से है? तो जो गायका वाली जो परियोजना है यह भी महाराष्ट्र से है। गिरना जो परियोजना है, यह कहाँ से है? तो यह गिरना जो है यह गुजरात से है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर। तो 26 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में नहीं है? तो मानस असम में है, रायमोना भी असम में है, नामेरी भी असम में है। जबकि यहाँ पे जो क्लाउडेड लेपर्ड है यह कहाँ है? तो यह जो है असम में नहीं पड़ता है, यह जो पड़ता है आपका यह हो जाएगा कहाँ? मेघालय में है। क्लाउडेड लेपर्ड यह जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, यह मेघालय में है। जिस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 27 नंबर देखते हैं। तो 27 नंबर जो है मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखें। मूल अधिकारों से संबंधित जो यहाँ पे दिया गया है निर्णय, उसके बारे में काल के रूप में उसे कालक्रम में सजाना है। तो पहला दिया गया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तीसरा है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, और चौथा है बेरूबारी बनाम भारत संघ। तो इसमें जो इसका मिलान होगा, तो सबसे पहले जो है बेरूबारी बनाम भारत संघ हुआ था, उसके बाद यहाँ पे जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य हुआ था, उसके बाद जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मिनर्वा मिल्स हुआ था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा क्या? 4-1-2-3, 4-1-2-3। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। अगला यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है? यानी उपराष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पे उसके पद किससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 63। एक ट्रिक है जिसके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं उसरा निका चूस। यह जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद है, यहाँ से 63 से स्टार्ट होता है, और 63 में इसका पद है। 64 में है कि यह क्या है? तो यह जो है 64 में दिया गया है कि यह राज्यसभा के सभापति होंगे 64 में। और यहाँ पे जो है 65 है, इसमें दिया गया है कि यह जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। और यहाँ पे 66 में जो है इनका निर्वाचन है, और यहाँ पे 67 में इनका कार्यकाल है, और इनका जो यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया है, वो कितने में है? यह 68 में है, और वहीं पे इनका जो शपथ है वह 69 में है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा, इनका जो पद है उपराष्ट्रपति का वह अनुच्छेद 63 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सी एक समिति है जिसका संबंध जो है यहाँ पे पंचायती राज से नहीं है? तो हम लोग देखेंगे, तो जो यहाँ पे PBN राव जो समिति है, PBN राव, इसका जो संबंध है यह पंचायती राज से नहीं है। अगला है यहाँ पे LM सिंधवी, यह पंचायती राज से संबंधित है, और इसके ही द्वारा यहाँ पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और अशोक मेहता, यह जो है 2 स्तरीय पंचायती राज लागू करने से संबंधित है। और यहाँ पे जो बलवंत राय मेहता समिति है, यह जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की अवधारणा इन्होंने पेश की थी। तो यह जो है यहाँ पे कौन नहीं है पंचायती राज संस्था से संबंधित? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर। तो 30 नंबर प्रश्न दिया गया कि 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? तो 1862 में जो है किस भारतीय को तत्कालीन वहाँ पे जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधान परिषद में नामित किया गया था? तो इसमें बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, और सर दिनकर राव थे। ये तीनों को इन्होंने नियुक्त किया था। इस प्रकार इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें जो इनकी संख्या निर्धारित किया गया था यह हो जाएगा 33 थी। 33 यहाँ पे ST वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे संविधान सभा के सदस्यों में यहाँ पे सीट दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है मिलान करने से है, और दिया गया है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत दिया गया है? तो जो यहाँ पे श्रम मंत्री थे वह जगजीवन राम थे, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री जो थे यहाँ पे बलदेव सिंह थे, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है रेलवे, तो जो यहाँ पे रेलवे
मंत्री थे ये कौन थे? तो रेलवे जो मंत्री थे यहाँ पे जॉन मथाई नहीं थे। जो रेलवे मंत्री थे आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि रेलवे मंत्री कौन थे। और यहाँ पे विधि मंत्री जो थे यहाँ पे जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जो कि यहाँ पे मुस्लिम लीग से यह चुने गए थे या मुस्लिम लीग के सदस्य थे जिन्हें यहाँ पे विधि मंत्री बनाया गया था। यहाँ पे जो रेल मंत्री थे ये कौन थे आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे इस प्रकार इसका जो है मिलान जो गलत है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है रेलवे मंत्री यहाँ पे जॉन मथाई नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 33 नंबर। तो यहाँ पे जो 33 नंबर प्रश्न दिया गया है यह क्या है? तो जो 33 नंबर प्रश्न है यह आपका मिलान करने से संबंधित एक प्रश्न है और दिया गया है इसमें कि जो यहाँ पे एक तरफ भाग दिया गया है और एक तरफ यहाँ पे दिया गया है किससे संबंधित है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है भाग जो 11 है इस किससे संबंधित है? तो जो भाग 11 है यह किससे है? तो जो भाग 11 है यह किससे है? तो यह जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध से है। वहीं पे भाग 15, तो जो भाग 15 है यह किससे है? तो जो भाग 15 है यह यहाँ पे निर्वाचन आयोग से है। और यहाँ पे जो भाग 17 है यह किससे है? राजभाषा से है। और यहाँ पे जो भाग 18 है, जो भाग 18 है यह किससे है? तो यह जो है आपका आपात उपबंध से है। वहीं पे भाग जो 20 है यह संविधान संशोधन से है। तो इस प्रकार आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 34 नंबर प्रश्न। तो हम लोग यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो 34 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे जो 34 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जिसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो 34 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो कौन सी यहाँ पे जो जल धारा है वह हिंद महासागर में बहती है। तो इसका हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा अलगुहास जो जल धारा है यह हिंद महासागर में चलती है। वहीं पे जो यहाँ पे कनारी है और यहाँ पे जो कनारी जो है यह अटलांटिक में चलती है। और यहाँ पे जो क्यूराइल है तो क्यूराइल जो है यह कहाँ चलती है? तो यह क्यूराइल जो जलधारा है यह भी अटलांटिक की है। आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि फ्लोरिडा जो जलधारा है यह किस महासागर की है। ज़रूर आप लोग इसे कमेंट कीजिएगा कि फ्लोरिडा जो जलधारा है इस किस महासागर की है। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कार्यकाल के अनुसार राष्ट्रपति को यहाँ पे उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन पहले आए और कौन बाद में आए। तो इसमें जो इस प्रकार इसका जो होगा तो सबसे पहले जो आए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उसके बाद यहाँ पे बीबी गिरी को बनाया गया था और उसके बाद यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह बने। और सबसे इसमें चारों ऑप्शन के अनुसार जो सबसे बाद में बनाए गए थे KR नारायण को बनाया गया था। तो इस प्रकार हो जाएगा 4 1 2 3। तो इस प्रकार इसका कौन हो जाएगा? तो 4 1 2 3। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 1 2 3। आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर। तो जो यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। तो जो डियागो गार्सिया है यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है हिंद महासागर में स्थित है। यह जो है हिंद महासागर में स्थित है। वहीं पे जो यहाँ पे प्रशांत महासागर है इसमें क्या है? तो इसमें जो है मेरीना जो है ट्रेंच है जिसकी जो यहाँ पे गहराई कितनी है? तो इसकी जो गहराई है 11,000 जो है 22 ये मीटर है। 11,022 मीटर यह गहरा है। यहाँ पे प्रशांत महासागर की सबसे गहराई में है। अगला यहाँ पे 37 नंबर है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा जो सैन फ्रांसिस्को है, जो सैन फ्रांसिस्को है इसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। यानी कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोग बात करें मोरारजी देसाई। तो जो मोरारजी देसाई थे यह यहाँ पे महाराष्ट्र के ये क्या थे? CM थे। और यहीं पे चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये UP के यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। और वहीं हम लोग यहाँ पे BP सिंह की बात करें तो जो BP सिंह थे, जो यहाँ पे जो BP सिंह थे ये भी यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो जो यहाँ पे चंद्रशेखर थे ये मुख्यमंत्री नहीं थे, यह प्रधानमंत्री थे केवल। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जो चंद्रशेखर थे यह केवल भारत के प्रधानमंत्री बने, यह मुख्यमंत्री नहीं थे। अगला यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र सब कौन सा है। तो भारत में जो है सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न जो क्षेत्र है वह कौन सा है। तो इसका हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है यानी जो पश्चिमी घाट है यह जो है सबसे अधिक यहाँ पे
जैव विविधता वाला क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर। तो जो यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे भारत में प्रोजेक्ट जो टाइगर है इसकी जो शुरुआत है वह कब से किया गया था, तो यह 1973 से किया गया था, 1973 से। आप लोग इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे 1992 में जो है कौन सा यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था 1992 में, आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 41 नंबर है, अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन ज़्यादा उत्तरदायी है। तो अम्ल वर्षा के लिए कौन यहाँ पे ज़्यादा उत्तरदायी है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस प्रकार इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था। तो भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो दुर्घटना हुआ था वह किस दिन हुआ था, तो इसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो जो यहाँ पे भोपाल में यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है उसमें जो यहाँ पे हुआ था आपका, जो यहाँ पे दुर्घटना हुआ था वह 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और इससे कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का यहाँ पे रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी। अगला यहाँ पे है 43 नंबर, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। तो जो एक पारसेक है यह कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो जो पारसेक है यह दूरी की सबसे लंबी यहाँ पे इकाई है। और यह जो है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो यह जो है आपका हो जाएगा इसका क्या, तो यह जो है 3.08 × 10⁻16 जो यहाँ पे मीटर प्रकाश वर्ष है इसके बराबर होता है, यहाँ पे एक पारसेक के बराबर। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 44 नंबर। तो जो 44 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो किसके द्वारा जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, तो यह जो हो जाएगा माइक्रोफोन के द्वारा यह रूपांतरण किया जाता है। यह जो है माइक्रोफोन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो 43 नंबर प्रश्न था इसका हम लोग गलत आंसर बता दिया है। यह जो है यह एक प्रकाश वर्ष के बराबर, एक लाइट ईयर के बराबर यह जो होता है, यहाँ पे इतना मीटर होता है यह। और यहाँ पे जो एक पारसेक है यह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो है 43 का आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है हमको लगा कि यह यहाँ पे गलत हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जल्द से इसे हम लोग देख लिए। यहाँ पे जो 44 नंबर था, ध्वनि ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण है यह माइक्रोफोन के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 45 नंबर। तो जो 45 नंबर प्रश्न है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्याह्न स्थिति से गुजरता है तो निम्न में से कौन अधिकतम होता है। यानी यह एक पेंडुलम है और यहाँ पे ये मध्य स्थिति में है और यहाँ पे यह स्टार्ट है और यहाँ पे यह अंतिम है। तो जब यह यहाँ पे होता है तो इसमें क्या होता है, कौन अधिकतम होता है, कौन इसमें सबसे अधिक होता है। तो जो मध्य स्थिति में जो यहाँ पे लोलक होता है उसमें क्या अधिक होता है, तो इसमें जो है इसकी गतिज ऊर्जा जो है यह सबसे अधिक होती है, गतिज ऊर्जा यहाँ पे अधिक होता है, बाकी और सब यहाँ पे कम होता है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 46 नंबर। तो जो यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है, ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देती है। तो जो ध्वनि है वह किस गुण के कारण तेज और यहाँ पे मंद सुनाई देती है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे ध्वनि की क्या हो जाएगा, प्रबलता हो जाएगा। इस प्रकार इसका हो जाएगा जो 46 नंबर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो ठोस में जो यहाँ पे ऊष्मा का जो संचरण है यह कौन सी विधि के द्वारा होता है, तो यह सिर्फ चालन विधि के द्वारा होता है ठोस में ऊष्मा का संचरण। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 48 नंबर। तो 48 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सबसे कम जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वह किस रंग का होता है, तो यह जो होता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए जो खतरे के निशान है वह लाल रंग के बनाए जाते हैं और सबसे अधिक जो यहाँ पे प्रकीर्णन होता है वह बैगनी का होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है 49 नंबर, सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है। तो सबसे अधिक जो यहाँ पे आयनन जो क्षमता है वह किस किरण की होती है, तो यह जो होता है यहाँ पे अल्फा किरण की है सबसे आयनन क्षमता होती है। वहीं पे जो भेदन क्षमता है वह सबसे ज़्यादा गामा किरण की होती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 50 नंबर। जो 50 नंबर है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण है वह सफलतापूर्वक किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था मिल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसे किया गया था। वो भी तेल बूंद प्रयोग के द्वारा इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किया था। अगला यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है
किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? तो किस तत्व का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह सबसे अधिक होता है? तो यह जो है क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे 52 नंबर कि निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है? तो किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है? तो किस अम्ल को हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है म्यूटेरिक एसिड। वहीं पे यहाँ पे अम्लों का राजा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। और यहाँ पे CH3COOH जो है यह एस्टिक एसिड का यहाँ पे रासायनिक सूत्र है। वहीं पे नाइट्रिक एसिड का है HNO3 नाइट्रिक एसिड का, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है LPG का प्रमुख घटक कौन है? तो LPG में कौन यहाँ पे प्रमुख घटक है? तो LPG का जो सबसे प्रमुख गठन है वह घटक है वह कौन सा है? तो यह ब्यूटेन गैस है, ब्यूटेन गैस, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 54 नंबर। तो 54 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? तो किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं? तो इसका हो जाएगा जो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस है, इसे हम लोग प्रोड्यूसर गैस के रूप में जानते हैं। वहीं पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल गैस, इसे हम लोग जल गैस कहते हैं, जल गैस इसको हम लोग कहते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 55 नंबर। मिलेराइट किसका अयस्क है? तो जो मिलेराइट है यह किसका अयस्क है? तो जो मिलेराइट है यह निकेल का अयस्क है, इसको याद रखिएगा, निकेल का यह अयस्क है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 56 नंबर। तो जो 56 नंबर प्रश्न है, लार ग्रंथि में निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रावन नहीं होता है? तो लार ग्रंथि से किस एंजाइम का स्रावन नहीं किया जाता है? तो इसमें जो हो जाएगा इसका 56 नंबर का जो हो जाएगा जो पेप्सिन है, इसका जो स्रावन है यहाँ पे लाल ग्रंथि से नहीं होता है। इसका जो स्रावन है पेप्सिन का यह कहाँ से होता है? तो यह अग्नाशय से होता है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो टाइलिन है और मंड है यानी स्टार्च है, इसका जो यहाँ पे सिक्रेशन है वह लार ग्रंथि से होता है। अगला है 57 नंबर। चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो जो यहाँ पे चपटा जो कृमि है इसका जो उत्सर्जन है वह किसके द्वारा होता है? तो इसका जो उत्सर्जन है यहाँ पे ज्वाला कोशिका द्वारा होता है, ज्वाला कोशिका द्वारा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे 58 नंबर। निम्न में से कौन कर्ण अस्थि नहीं है? तो कान में जो पाई जाने वाली अस्थि नहीं है, तो जो मेलियस है, इनकस है और स्टेपिज है, यह जो है तीनों कान में पाई जाती है। MIS यानी इसका क्या हो जाए? मेलियस, इनकस और यहाँ पे स्टेपिज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। वहीं पे हीमरस की बात करें तो यह कहाँ पाई जाती है? तो यह जो है जांघ में पाई जाने वाली हड्डी है। अगला यहाँ पे 59 नंबर है। निम्न में से जो कौन है वह मोनोसेकेराइड नहीं है? तो कौन इसमें मोनोसेकेराइड नहीं है? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो जो मोनोसेकेराइड इसमें से नहीं है उसका चयन करना है। तो इसमें जो हो जाएगा माल्टोज माल्टोज है यह मोनोसेकेराइड नहीं है, जबकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज यह जो है मोनोसेकेराइड है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? तो जो प्रोटीन शब्द है इसका जो प्रयोग है वह सबसे पहले यहाँ पे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। अगला 61 नंबर। काला जार किस परजीवी के कारण होता है? तो जो काला जार यह रोग है यह किस परजीवी के द्वारा होता है? तो यह जो होता है आपका यहाँ पे लिस्मेनिया डोनावाली के द्वारा यह होता है। और यहाँ पे ट्रिप्नोसोमा के द्वारा जो होता है सोने की बीमारी होता है। और प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग होता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 62 नंबर देखते हैं। तो 62 नंबर प्रश्न है कि उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? तो जो श्वसन के बाद हम लोग कितना % ऑक्सीजन छोड़ते हैं? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका जो 17% है यह यहाँ पे छोड़ा जाता है। अगला है यहाँ पे 63 नंबर। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर के पितामह है इसे यहाँ पे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। और यहाँ पे JS किल्बी जो है इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो सर्किट है यानी IC जो चिप है इसके आविष्कारक के रूप में हम लोग यहाँ पे JS किल्बी को जानते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है 64 नंबर। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जो एक्वा पार्क है यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो भारत का पहला जो एक्वा पार्क है यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है आपका यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, तो यह जो है किस राज्य में है? तो यह जो एक्वा पार्क है भारत का पहला यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला है 65 नंबर। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत
क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो प्रशांत क्षेत्र का जो पहला देश है वह फिजी बनेगा, फिजी। यह जो है 12वें जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसकी यहाँ पे मेजबानी कर रहा है, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है 66 नंबर कि इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो इसरो के द्वारा यह कितना किया गया है ऑर्बिट में उपग्रहों को? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो 36 यहाँ पे जो उपग्रह हैं इसको ऑर्बिट में स्थापित किया है। अगला है 67 नंबर, हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो चुना गया है यहाँ पे रोजर बिनी को चुना गया है, रोजर बिनी को। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 68 नंबर। तो 68 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो साहित्य लहरी इसके लेखक हैं यहाँ पे सूरदास। और आज ही हमने इस चैनल पे एक यहाँ पे जो प्राचीन जो यहाँ पे इतिहास की जो प्रमुख जो पुस्तकें हैं उसके बारे में हम एक वीडियो डाले हैं 15 मिनट का लगभग, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे नतीजा है। 68 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि साहित्य लहरी के लेखक कौन है। तो उसमें जितने भी प्रमुख जो पुस्तक है उसका हम लोगों ने उसमें कवर किया है, तो उसका आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तो यहाँ पे जो है सूरदास के द्वारा साहित्य लहरी के लेखक हैं। अगला यहाँ पे 69 नंबर है, निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो देश रत्न के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 70 नंबर। तो जो 70 नंबर प्रश्न है कि IMF के अनुमानों के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसके द्वारा जो यहाँ पे अनुमान लगाया गया है 2022 में PPP मॉडल पर आधारित जो प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया का जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वो कौन है? यह हो जाएगा यहाँ पे चीन है, चीन। इसको याद रखिएगा। अगला 71 नंबर है, वायु सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो वायु सेना दिवस है यह प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 72 नंबर। तो 72 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यानी जो विश्व व्यापार जो संगठन है यानी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो स्थापना है यह कब किया गया था? तो इसकी स्थापना डेट के साथ आप लोग याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 को किया गया था, 1 जनवरी 1995 को। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे है 73 नंबर कि निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? तो किस समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वह यहाँ पे कराची से हुआ करता था? तो इस प्रकार इसका जो हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ पे जो डॉन है, जो डॉन यहाँ पे समाचार पत्र है इसका जो यहाँ पे संपादक है या प्रकाशन है यह कराची से होता है। आगे यहाँ पे है 74 नंबर, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो यह कितने श्रेणियों में? तो यह 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम बताना है। तो यह जो है हिडेनबर्ग जो रेखा है यह जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और यहाँ पे जो 49वीं समानांतर रेखा है यह अमेरिका और कनाडा के बीच है। वहीं पे जो 38वीं समानांतर रेखा है, जो 38वीं समानांतर जो रेखा है यह किस किस के बीच है? तो यह जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। वहीं पे यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है यहाँ पे मैगीनोट है, जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगीनोट रेखा है, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 76 नंबर है, राज्यसभा के लिए नामांकित किए होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री जो है यहाँ पे नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है 77 नंबर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह हो जाएगा यहाँ पे एमुंडसेन थे। और वहीं पे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो है यहाँ पे हो जाएंगे रॉबर्ट पियरे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला 78 नंबर है, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबा जो सड़क पुल है उसका नाम बताना है। तो कौन है? तो यह हो जाएगा यहाँ पे, पहले था महात्मा गांधी सेतु, अब यहाँ पे वर्तमान समय में भूपेन हजारिका सेतु है, भूपेन हजारिका सेतु हो गया है। इसके प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 79 नंबर, निम्नांकित में से भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? तो कौन यहाँ पे भारत का प्रथम पनडुब्बी है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो परमाणु यहाँ पे
प्रथम पनडुब्बी की बात करें तो कौन है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका INS कावेरी हो जाएगा, INS कावेरी। वहीं पे जो INS चक्र है, यह जो है भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी है INS चक्र। और वहीं पे INS विक्रांत की बात करें, जिसे यहाँ पे 2 सितंबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया है। और यह जो है भारत का जो पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत है, विमानवाहक पोत है। और अप्सरा, जो अप्सरा है यह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर। तो 80 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे तो दिया गया है कि खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है। तो किसके द्वारा यहाँ पे संकेतित किया जाता है, कौन सा जॉब इसे कहा जाता है खनन और उत्खनन में। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ पे रेड कलर जो जॉब है यह खनन और उत्खनन में लगे श्रमिकों को यहाँ पे रेड कलर जॉब कहा जाता है। अगला यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, जिसे हम लोग अलग यहाँ पे सेपरेट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे जो मैथ का और रीजनिंग का जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया, हम लोग इसमें इस वीडियो में सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग सिर्फ यहाँ पे जीके का प्रश्न हम लोग इसमें कवर करेंगे। हिंदी और यहाँ पे जो रीजनिंग है और मैथ है, इसका हम लोग जो कवर है वह दूसरे वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश का भी दिया गया है, तो आप लोग इंग्लिश का भी अगले वीडियो में हम सेपरेट वीडियो में इसे कवर करा देंगे। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे जीके का प्रश्न देखा है, आप लोग ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। यहाँ पे लगभग आपका 80 प्रश्न है इसमें, तो 80 में से आप लोगों ने लगभग कितना प्रश्न आपने सही किया है, इसका आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए